हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमवर्क क्लास रोली मैडम में। तो बच्चों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो आप लोगों की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है विज्ञान की कक्षा 7 की, जो आप लोगों को स्कूल से सभी बच्चों को भरने के लिए मिली है। तो चलिए मैं आज आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाती हूँ। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये है आप लोगों का अध्याय 13 अपशिष्ट जल की कहानी। तो चलिए आज इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, निम्न रेखा चित्र के वाक्य में नीचे दिए गए शब्दों को लिखकर पूर्ण करो। तो नालियों का पानी, काले रंग, झाग से भरपूर और अपशिष्ट जल। तो इसको यहाँ पे आप लोगों को बनना था, तो ऐसे कर लेंगे। ए में हो जाएगा नालियों का पानी, बी में काले रंग और झाग से भरपूर, सी हो जाएगा अपशिष्ट जल। इस प्रकार से भर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने साथी से चर्चा करो, उसने बॉक्स में डी में क्या लिखा है, क्यों लिखा, अपशिष्ट जल का क्या उसने सही लिखा, उस अपने विचार लिखो। तो डी में जल अपशिष्ट जल लिखा है और जो नालियों के पानी काले रंग और झाग से दूषित है। एंड फिर दिया गया है, अब इस रेखा चित्र को पूर्ण करो, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करो। वाहित मल, कार्बनिक अशुद्धियां, जीवाणु, सूक्ष्म जीव। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, वाहित मल, कार्बनिक अशुद्धियां, जीवाणु, सूक्ष्म जीव। अब अपने साथी से चर्चा करो एवं इनमें अतिरिक्त वाहित मल में अन्य क्या अशुद्धियां हो सकती हैं, विचार से करो और लिखो। तो वाहित मल में इसके अतिरिक्त मानव मल, तेल, मानव मूत्र, फल सब्जी का कचरा आदि। इतना लिख लीजिएगा इस प्रकार से। यह आप लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला पूछा गया, बूझो या जानना चाहता है कि वह कौन सी बीमारी है जो जल प्रदूषण के कारण होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए है हैजा टाइफाइड, कैंसर, टीबी और मलेरिया। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा हैजा टाइफाइड। एंड 2 है, हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर कौन से वृक्ष लगाने चाहिए। तो यूकेलिप्टस, नीम का, पीपल का और बरगद का। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा यूकेलिप्टस। एंड 3 है, जल शुद्धिकरण के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है। तो कपड़े धोने का सोडा, डीडीटी पाउडर, क्लोरीन और फिनाइल। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा क्लोरीन। एंड क्वेश्चन 4 है, अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़ों, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग कर सकते हैं। तो क्लोरीनीकरण, ग्रिड एवं बालू, स्लाका, छन्ने, बार स्क्रीन और गलाकर। तो इसका आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा स्लाका, छन्ने, बार स्क्रीन। एंड 5वां है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं। तो वायवीय जीवाणु, अपंग और बायोगैस, वाहित मल और ABC इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप लोगों का हो जाएगा अपंग और बायोगैस। एंड इसके बाद सही रिक्त स्थान भर लेते हैं। तो विश्व जल दिवस, तो इसका हो जाएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। एंड दूसरा है स्वच्छ जल, तो इसमें लिख लीजिएगा मानव की मूलभूत आवश्यकता है। एंड तीसरा में हो जाएगा भौम जल, कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए स्रोत है। एंड चौथा है, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। 5वां है आप लोगों का, तो अपशिष्ट को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। अति लघु प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न दूसरा है, वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टिस के पेड़ लगाने का सुझाव क्यों दिया जाता है। तो उत्तर में लिख लीजिएगा, यूकेलिप्टिस के पेड़ सीवेज तालाबों के किनारे लगाए जाते हैं क्योंकि ये पेड़ अतिरिक्त अपशिष्ट जल को तेजी से सोख लेते हैं और शुद्ध जल वाष्प को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। एंड प्रश्न तीसरा है, एक खुली नाली प्रणाली किसके लिए प्रजनन स्थल है। तो इसका आप लोगों को हो जाएगा खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। एंड प्रश्न चौथा है, रसायनों का अनुचित निपटान जल प्रदूषण में कैसे योगदान देता है। तो रासायनिक उर्वरक के कारण जल प्रदूषित होता है। कार्बनिक अपशिष्ट के सड़ने के कारण जल प्रदूषित होता है। कारखाने से निकलने वाली अपशिष्ट रसायन से जल प्रदूषित होता है। इतना लिख लीजिएगा। एंड 5वां देख लेते हैं। तो पहेली जानना चाहती है कि
हवाई जहाज और रेलगाड़ी में वाहित मल का निपटान कैसे होता है। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी बच्चों के दिमाग में आता होगा कि आखिर हवाई जहाज और रेलगाड़ी में वाहित मल जो होता है उसका निपटान कैसे। चलिए जान लेते हैं इस आंसर से। तो हवाई जहाज में यात्रा करने वाले यात्रियों का मल हवा में नहीं गिरता। वेस्ट के लिए हवाई जहाज में टैंक मौजूद होता है जहां जाकर सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, और इसी प्रकार में ट्रेन में भी बायो टॉयलेट बनाए जाते हैं। एंड प्रश्न 6वां पूछा गया है, क्या वाहित मल में भी पोषक तत्व होते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम लिखिए। तो पोषक तत्वों के नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिक मात्रा निहित हो सकता है। पर्यावरण में इनकी अत्यधिक निष्कासन की वजह से पोषक तत्वों का निर्माण हो सकता है जिन्हें यूटोफिकेशन कहते हैं। बायोगैस संयंत्र के माध्यम से उर्वरक बनाया जाता है। इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगो बनाइए। तो यहाँ पे एक जल का चित्र बनाना था आप लोगों को, तो बना लीजिएगा। एंड 7वां देख लेते हैं, क्या नदियों में पाया जाने वाला जल प्राकृतिक रूप से स्वच्छ होता है? अगर हाँ तो क्यों? तो इसका उत्तर में लिख लीजिएगा, वर्षा जल को जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। भूमिगत जल जैसे नदी में उपस्थित अशुद्धियां और लवण सूर्य के प्रकाश द्वारा वाष्पीकरण से पीछे छूट जाते हैं। हालांकि भूमि पर हमें जो वर्षा जल प्राप्त होता है वह आवश्यक रूप से शुद्ध नहीं होता है। एंड 8वां है, ऐसे कुछ तरीकों को बताइए जिससे आप अपशिष्ट जल के बनने को कम कर सकते हैं, और आप अपने घर के उदाहरण को ले सकते हैं। तो जैव निस्पंदन में रेत फिल्टर, तो संपर्क फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर या सिरेमिक झिल्ली का उपयोग किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक अपशिष्ट जल से अतिरिक्त तलछट को हटा दिया जाए। वातन एक अन्य द्वितीयक उपचार विधि है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट जल को सूक्ष्मजीवों के घोल के साथ मिलाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 देख लेते हैं, तो क्या कारण है कि तेल वसाओं को नाली में न बहाने की सलाह दी जाती है? तो तेल और वसाओं को नाली में बहाने पर ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर लेती हैं जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्राथमिकता कम हो जाती है। इसलिए तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। एंड 10वां क्वेश्चन है, नदी में छोड़े जाने वाले अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट के दीर्घकालिक पारिस्थितिक प्रभाव क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिकांश नदी अनुपचारित अपशिष्ट जल से घिरे हुए हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अपशिष्ट जल अक्सर नाइट्रोजन N और फास्फोरस P का अत्यधिक भार वहन करता है, जो यूट्रोफिकेशन नामक हानिकारक प्रक्रिया के पीछे प्रमुख अपराधी है। एंड 11वां प्रश्न है, आपंग क्या है? शुष्क आपंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपंग एक ठोस अपशिष्ट होता है जिसे जल के शोषण के समय प्राप्त किया जाता है, जिससे उपयोगी जैविक खाद की प्राप्ति होती है और जो कृषि बढ़ाने में सहायक होती है। प्रश्न 13वां है, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र पर बोझ नहीं बढ़ाना चाहिए के संदर्भ में एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी भूमिका समझाइए। तो यहाँ पे उत्तर में हो जाएगा, जब सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट में प्रवेश करता है तो यह स्क्रीन से होकर बहता है जो बड़ी तैरती हुई वस्तुओं जैसे चिथड़े और लकड़ियों को हटा देता है, जो पाइपों को बंद कर सकती है या उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है। सीवेज को छानने के बाद यह एक ग्रिड चैम्बर में जाता है जहां राख, रेत और छोटे पत्थर नीचे बैठ जाते हैं। और प्रश्न 14वां हो जाएगा, अगर आपके आसपास स्वच्छता नहीं है तो आपके जीवन पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इसका हो जाएगा, यदि हमारे आसपास का पेयजल स्वच्छ नहीं है तो उस जल में उपस्थित रोगाणु हमें स्वस्थ नहीं रहने देंगे। अतः स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यक है कि घर के साथ साथ आस पड़ोस भी स्वच्छ हो। उदाहरण के लिए जल स्रोत के पास गंदे कपड़े धोने पर वे सभी लोग प्रभावित होंगे जो वहां से जल ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न 15वां देखते हैं। तो अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने पर प्रक्रम में सम्मिलित चरणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर में लिख लीजिएगा, अपशिष्ट जल को ग्रिट और रेत से अलग करने वाले टैंक में से होकर गुजरता है जहां अपशिष्ट जल को कम प्रभाव से छोड़ा जाता है। यहाँ जल में उपस्थित रेत, ग्रिट और कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं। अब पानी को एक बड़ी टैंकी में डाला जाता है जिसका पेंदा
मध्य भाग में ढलान वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट 1 जल संरक्षण का पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाइए। तो यहाँ पे आप लोगों को जल सेव वाटर सेव लाइफ का एक छोटा अच्छा सुंदर सा बना लेना है चित्र। प्रोजेक्ट वर्क 2 देख लेते हैं। तो प्रश्न पहला पूछा गया, अपने घरों में जल की उपयोगिता को देखते हुए निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। आपके परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, सदस्यों द्वारा किए गए कार्य। तो कपड़े धोना, खाना बनाना, पीना, पेड़ सींचना, गाड़ी धोना, नहाना, बाथरूम और ब्रश करना। कार्य को करने में उपयोग में लाया गया जल लीटर में, तो कपड़े धोने में 20 लीटर, खाना बनाने में 15 लीटर, पीने में 5 लीटर चला जाएगा, और पेड़ सींचने में 10 लीटर, गाड़ी धोने में 30 लीटर, नहाने में 10 लीटर, बाथरूम करने में 7 लीटर और ब्रश करना 4 लीटर। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। एंड उक्त तालिका में आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो तालिका में अभी आप लोगों ने भरा, इस तालिका के आधार पर यहाँ पे आपके प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। तो जल की खपत में सबसे कम किस कार्य में को करने में हुई? तो सबसे कम यहाँ पे हुआ है तो ब्रश करना। 4 लीटर पानी यूज हुआ था, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ब्रश करने में। एंड दूसरा है, जल की खपत सबसे अधिक किस कार्य को करने में हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा किस कार्य को करने में हुई थी? तो गाड़ी धोना, गाड़ी धोने में। एंड तीसरा है, उपयोग के पश्चात ऊपर उपयोग किए हुए जल को पुनः उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो खाना बनाने और गाड़ी धोने से निकले पानी से हम पुनः पेड़ों को सींच सकते हैं। एंड प्रश्न 4 पूछा गया है, अपने घरों में पानी की बचत के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? तो शावर टब की जगह बाल्टी का इस्तेमाल करेंगे, ब्रश करते समय नल को बंद रखेंगे, नालों के लीकेज को ठीक करेंगे, वर्षा के पानी को एकत्र कर उसे उपयोग में ला सकते हैं। एंड 5वां है, घरों में जल का शुद्धिकरण किन किन विधियों से किया जाता है? तो जल का शुद्धिकरण पानी उबालकर, क्लोरीन की दवाई डालकर और छाना पानी फिटकरी डालें। एंड 6वां है, अशुद्ध जल के उपयोग में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? नाम लिखो। तो अशुद्ध जल के उपयोग से हैजा, टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस, पेचेंज और मेनिंजाइटिस रोग हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। सो बच्चों, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।